हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आज आपके अपने चैनल लर्न एंड श्योर सक्सेस में आपका स्वागत। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक जनसंचार। जनसंचार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, जनसंचार के कौन कौन से स्रोत हैं, यह सभी आपको आज समझाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंचार के माध्यम क्या है। जनसंचार के माध्यम जन प्लस संचार प्लस चर प्लस धातु, यह सभी जनसंचार के कुछ माध्यम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंचार क्या है, इसकी परिभाषा। सूचनाओं, विचारों वह भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और किसी भी तरह की प्रक्रियाओं या घटनाओं को अंजाम देने के लिए जनसंचार सबसे अच्छा माध्यम है। अब हम पढ़ेंगे संचार के कुछ पहलू कौन कौन से हैं। सबसे पहला पहलू पढ़ेंगे कि संचार अनुभव की साझेदारी है, विल्बर श्रेम। संचार का खत्म होना यानी कि मृत्यु। तीसरे नंबर पे है संचार जीवन की निशानी है। चौथे नंबर पे छोटा बच्चा रो कर के अपनी माता का ध्यान आकर्षण या आकर्षित करता है। और पांचवें नंबर पे है संचार के कारण दुनिया पूरी गांव में बदल गई है या गांव में परिवर्तित हो गई है। छठे नंबर पे है संचार एक अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे संचार के तत्व। संचार के तत्व क्या क्या है। संचार के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक एकोडिंग और डिकोडिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकोडिंग। एकोडिंग में स्रोत संदेश माध्यम है और डिकोडिंग में यानी कि प्राप्तकर्ता। शोर, आवाज, बाधक तत्व ये भी इसी में आता है। अब हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। संचार को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संचार चार प्रकार का होता है या फिर संचार को चार भागों में बांटा गया है। एक है अंतर्वैयक्तिक संचार, एक है अंतर्वैयक्तिक संचार, एक है समूह संचार और एक है जनसंचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार में हम पढ़ेंगे कि इसमें संदेश भेजने, सोचने, विचारने एवं प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। पूजा, इबादत, प्रार्थना अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है, इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। इस संचार के माध्यम से आपसी संबंध विकसित होते हैं, वह रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे समूह संचार। समूह संचार किसे कहते हैं। समूह में होने वाली संचार समूह संचार कहलाती है। जैसे कि उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण कुछ इसके दिए हुए, सभा है, कक्षा है, संसद है, ग्राम है, पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की मीटिंग है, विधानसभा है, तमाम सारे कई इसके उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष समाज की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से समाज कायम करने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे कि उदाहरणों की बात करें तो टीवी है, अखबार है, इंटरनेट है, रेडियो है आदि। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार क्या है। जनसंचार क्या है इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य सीधे रूप से कोई जुड़ाव नहीं होता है। इसमें एक औपचारिक संगठन होता है। इसमें ढेर सारे क्रेट कीपर, द्वारपाल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संचार के कार्य और जनसंचार के कार्य। संचार के कार्य है आवश्यक पूर्ति करना, कुछ जानना या बताना, सार्वजनिक संपर्क, अभिव्यक्ति प्रदान करना, नियंत्रण स्थापित करना, भूमिका का निर्वहन। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार के कार्य, सूचनाएं देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तैयार करना,
विचार विमर्श हेतु पत्र प्रदान करना। ये कुछ इसके मतलब कार्य है। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम क्या है, तो हम पढ़ेंगे जनसंचार के माध्यम से मीडिया को दो प्रकार का होता है, या मीडिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा है प्रिंट मीडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ उदाहरण दिए हुए नीचे, जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, रेडियो है, इंटरनेट है, एफएम है। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है, तो देखिए प्रिंट मीडिया इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिकाएं है, पोस्टर है, ये प्रिंट मीडिया के कुछ उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कैसे, इसको हम पढ़ेंगे। पहला समाचक वाहक नारद मुनि। महाभारत में संदेश ले जाने का काम संजय करता है। राजशाही में संदेश रोज नामचे द्वारा प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता क्या है। यह जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। मुख्य रूप से इसके तीन पहलू है। पहला समाचारों को संकलित करना, दूसरा संदेश योग्य बनाना, तीसरा मुद्रित कर आम जन में पहुंचाना। अब हम पढ़ेंगे अखबारी कागज को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं। भारत में सन 1780 ईस्वी में भारत में पहला अखबार, सन 1780 ईस्वी बंगाल गजट नामक अखबार छपा। इसके संपादक जेम्स हिकी द्वारा संपादक किया गया। अब पढ़ेंगे हम हिंदी का पहला अखबार। हिंदी का पहला अखबार जुगल किशोर साप्ताहिक अखबार था, जो उदयन मार्तंड द्वारा 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अब हम पढ़ेंगे समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार। शुरुआती पत्रिकाएं राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबंधित थी, लेकिन वर्तमान में व्यावसायिक हो गई है। अब हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद के पत्रकार कौन कौन से हैं। आज़ादी के बाद रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, अज्ञे सच्चिदानंद, हीरानंद, मनोहर श्याम जोशी, कुरु स्वाहा, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोनेंद्र प्रताप सिंह, ये सभी आज़ादी के बाद के पत्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के तीन पहलू। पत्रकारिता के तीन पहलू कौन कौन से हैं, तो हम पढ़ेंगे समाचार पत्रकारिता को मूल तत्व जिज्ञासा है। पत्रकारिता की शुरुआत मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हुई है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव हो। समाचार के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, उनकी विशेषताएं और उनको आज समझाने की कोशिश करूंगा। समाचार के बारे में बात करें तो समाचार के तत्वों को 10 भागों में बांटा गया है। उन सभी 10 भागों को हम आज अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले नवीनता। नवीनता किसे कहते हैं, तो क्या सामान्यतः 24 घंटों की खबरें होती है। ऐतिहासिक घटना की कोई नई जानकारी जिसमें नवीनता नहीं है, लेकिन लोगों के लिए वो गई घटना है, वही नवीनता कहलाती है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे निकटता। निकटता किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे पाठक हमेशा अपने आसपास की खबरों से प्रभावित होता है, उसे निकटता कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जन रुचि। जन रुचि किसे कहते हैं, तो देखिए पाठक वर्ग की दिलचस्पी होती है, उसे जन रुचि कहते हैं। अब चौथे नंबर पे पढ़ेंगे प्रभाव। तो हम पढ़ेंगे कि किसी घटना से जितने लोग प्रभावित होंगे उतने ही समाचार बनने की गुंजाइश रहती है। अब पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे टकराव या संघर्ष। टीम दल की घटनाएं होती है, उसे टकराव या संघर्ष कहते हैं। 6 नंबर पे पढ़ेंगे महत्वपूर्ण लोग। सेलिब्रिटी लोगों की खबरें होती है, उसे महत्वपूर्ण लोग कहते हैं। 7 नंबर पे है उपयोगी जानकारी। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल और शिक्षा, ये सभी उपयोगी जानकारी की
अब 8 नंबर पे पढ़ेंगे अनोखापन। अनोखापन में है खबरों में अनोखापन होना चाहिए, उसे हम अनोखापन कहते हैं। 9 नंबर पे है पाठक वर्ग। पाठक वर्ग में खबरों में विभिन्नता होती है, उसे पाठक वर्ग कहते हैं। और 10 नंबर पे है नीतिमत ढांचा, इसमें संपादकीय नीति होती है। अब हम पढ़ेंगे समाचार क्या है। तो समाचार में हम पढ़ेंगे प्रेरक और उत्तेजित करने वाले। हर समाचार सूचना, समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। जल्दी में लिखा गया दैनिक इतिहास है, वह भी समाचार है। मृत लाइन, डेड लाइन, सामान्यतः जिस अवधि के लिए समाचार लिखा गया है मृत लाइन कहलाता है। यानी कि ये सभी जो मैंने आपको बताया ये सभी समाचार में आती है। अब हम पढ़ेंगे समाचार लेखन की शैली। समाचार लेखन की शैली में पढ़ेंगे कि उल्टी पिरामिड शैली। इस शैली का विकास 19वीं सदी में हुआ। उल्टी पिरामिड शैली। अब हम पढ़ेंगे उल्टी पिरामिड शैली को। इसका विकास अमेरिका में हुआ था, कारण था समाचार संक्षेप में देने के लिए। अब हम पढ़ेंगे लेखन के प्रकारों को। लेखन के प्रकारों को 6 भागों में बांटा गया है। इसके 6 यहां पर कार लिख दिया, जबकि यहां पर था कक्कार। यहां पर कक्कार लिखा हुआ था, कार। यहां पर क लिख दिया, जबकि यहां पर कक्कार था। लेखन में प्रकार है वह 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि 6 कक्कार होते हैं। पहला है इंट्रो, यानी कि मुखड़ा। 2 नंबर पे आता है बॉडी निकाय, जो कि मध्य में होता है। और लास्ट में आता है समापन। इसमें कब, कहाँ, कौन, क्या आता है। पहला पार्ट है इंट्रो मुखड़ा, इसमें कब, कहाँ, कौन, क्या आता है। दूसरे नंबर पे बॉडी निकाय और तीसरे नंबर पे समापन। इन दोनों को मिलाकर कैसे और क्यों आता है। यानी कि इसमें हमें समाचारों के बारे में जो कोई नई न्यूज़ निकलती है वो सबसे पहले तो उसको बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है टीवियों में या फिर कई अन्य प्रकार के संचार साधन हुए उनमें मतलब जो कोई नई न्यूज़ निकलती है उसको पहले तो बड़ा चढ़ाकर कहते हैं और बाद में धीमे धीमे करके वह समाप्त हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे समाचार। समाचार के 6 प्रकार है, यानी कि 6 ककार है। कौन कौन से, कब, कहाँ, कौन, क्या, कैसे, क्यों। ये समाचार के 6 ककार है। अब हम पढ़ेंगे संपादकीय नीति क्या है। संपादकीय नीति में हम पढ़ेंगे समाचार संगठन में समाचार चयन व प्रस्तुत करने की नीति को संपादकीय नीति कहती है। संपादक या समाचार संगठन के मालिक संपादकीय नीति का निर्धारण करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सिद्धांत। इसके कुछ सिद्धांत दिए हुए। सिद्धांत यह है कि आंकड़ों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के अन्य आयाम क्या है। पत्रकारिता के अन्य आयाम पढ़ेंगे विचार, टिप्पणी, संपादकीय, रेखांकन, फोटो, ग्राफिक्स, कार्टून, कोना, पाठक पीठ। ये सभी पत्रकारिता के अन्य आयाम हैं। अब हम पढ़ेंगे पत्रकार के प्रकार। पत्रकार के प्रकार। पत्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक पूर्णकालीन, एक अंशकालिक और एक स्वतंत्र पत्रकार। पहला हम पढ़ेंगे पूर्णकालिक पत्रकार, यह नियमित वेतन भोगी होता है। दूसरा है अंशकालिक। अंशकालिक है, यह निश्चित मानदेय पर काम करता है। तीसरे नंबर पे है स्वतंत्र पत्रकार, यह विभिन्न अखबारों के लिए लेखन करता है। तो हमने यह पढ़ा पत्रकार के प्रकारों को। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के प्रकारों को। पत्रकारिता के प्रकार तो हम पढ़ेंगे कि पत्रकारिता के प्रकारों को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है खोजपरक पत्रकारिता। इसका दूसरा नाम तहलका पत्रकारिता भी है। दूसरे नंबर पे आता है विशेषीकृत पत्रकारिता। तीसरे नंबर पे आता है वाचलोक पत्रकारिता। चौथे नंबर पे आता है एडवोकेसी पत्रकारिता। 5 नंबर पे आता है वैकल्पिक पत्रकारिता। 6 नंबर पे आता है पेज श्री पत्रकारिता। अब हम इन 6 पत्रकारिताओं की विशेषताओं इनको आपको समझाएंगे
पहले नंबर पे है खोज परख तहलका पत्रकारिता। इसमें क्या होता है, तो ऐसे तथ्यों को उजागर करना जिन्हें दबाने की कोशिश की गई हो उसे खोज परख पत्रकारिता कहते हैं। इसे स्टिंग ऑपरेशन और भ्रष्टाचार को उजागर करने में इस पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दूसरे नंबर पे हम बनेंगे विशेष पत्रकारिता। इसमें घटनाओं की सूचना मात्र नहीं दी जाती, बल्कि पाठक को घटना की तहलक ले जाकर अर्क स्पष्ट कराया जाता है। अब हम बढ़ेंगे, इसके ही आगे थोड़ा सा एक भाग रहा हुआ है। इस पत्रकारिता के लिए पत्रकार को विशेष क्षेत्र में महारत हासिल करनी पड़ती है। विशेषीय पत्रकारिता के प्रकार निम्नलिखित है। एक न्यायालय पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता। अब हम बढ़ेंगे वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है। सरकार के कार्यों पर जिस पत्रकारिता द्वारा पैनी निगाह रखी जाती है ताकि कहीं गड़बड़ी हो तो उसको उजागर किया जाए, ऐसे पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जब कोई समाचार संगठन उनके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते थे उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। जैसे कि उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर कुछ उसके उदाहरण दिए हुए, जैसे जेसिका कांड है, तलवार दंपति कांड है, निर्भया हत्याकांड है इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। अब 5 नंबर पे हम बढ़ेंगे वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? व्यवस्था के साथ में तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था विकल्पित को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करे उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 6 नंबर और सबसे लास्ट पत्रकारिता पेज 3 पत्रकारिता। झूठी अफवाहें, लुभावने वादे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, फिल्मी गपशप, प्रेम संबंध आदि चीजें इस पत्रकारिता में आती है। अमेरिकी पार्टियां, हुक्काबाज, महफिलें, वह फिशी सेलिब्रिटी के निजी जीवन का वर्णन होता है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इसको इतना वायरल कीजिए कि यह हर एक मोबाइल में आने लग जाए। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ।